अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम आपके लिए डायबिटीज़ पाकिस्तान पे फेसबुक पेज पे हम लेके आते हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से, और प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन हमेशा की तरह हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मेडिकल डायरेक्टर हैं हमारे, और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज़्यादा से आपकी खिदमत कर रहे हैं, डायबिटिक्स की खिदमत कर रहे हैं बतौर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट। आज डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने स्टूडियोज़ में अपने प्रोग्राम में और भी मेहमान मदऊ किए हैं। उनमें एक मेहमान तो हमारे CEO हैं डॉक्टर सदाकत अली, जो कि एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं, और इसके अलावा UK से हमारे ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर सैयद अली उरज़ई। आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब का मैं तारुफ़ कराता चलूँ कि डॉक्टर साहब भी कंसल्टेंट हैं और MRCP करके UK में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम इस्लामाबाद में जो अपना कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि प्रोबेबली अगले महीने से इंशाल्लाह काम करना शुरू कर देगा, वहाँ पे जो मरीज़ हैं एडिक्शन के, उनके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनका भी इलाज होगा, और डॉक्टर साहब उसकी भी निगरानी करेंगे और उसमें अमली जो है अपना हिस्सा डालेंगे। यहाँ पे लाहौर में जो डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज़्यादा से आपकी खिदमत कर रहा है, इसमें भी साथ में ट्विन सेटअप एडिक्शन ट्रीटमेंट रिहैब सेंटर का भी है। मैं डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से आगाज़ करूँगा कि डॉक्टर साहब, जब कोई शख्स जो है उसको एडिक्शन का प्रॉब्लम होता है और इधर डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम होता है, तो अल्कोहलिज्म और जैसे डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, इसमें आप कोई कनेक्ट देखते हैं? डेफिनेटली कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कोई इसमें बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आप इसके केमिकल फार्मूले से भी आप आगाज़ करें तो इनका जो दोनों का जो केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज़ का और अल्कोहल का, वो काफ़ी सिमिलर है। इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी तकरीबन सिमिलर है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर है, और बाकी दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं। तो डेफिनेटली इसका ताल्लुक़ बज़ाहिर देखने में तो नहीं लगता, लेकिन हकीकत में ये है, और अमली तौर पे इसके सबूत भी हैं। दूसरा है कि अल्कोहल जब इंसान लेता है तो उसके साथ एक जो बहुत बड़ा जो चीज़ एसोसिएटेड है वो ज़ाहिर है कि एडिक्शन का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग इसको रिकमेंड करते हैं जी मॉडरेशन में ली जा सकती है, लेकिन जैसे डॉक्टर सदाकत साहब की भी हमने कई बातें सुनी कि इंसान के कुछ जेनेटिकली कुछ लोग प्रीडिस्पोज होते हैं जो उसके अंदर एडिक्शन का पोटेंशियल होता है, उनके अंदर एक सिंगल डोज के 2-3 दफ़ा भी लेने से ये उनको इस इल्लत में मुब्तला हो जाते हैं। और इसमें जो अल्कोहल और डायबिटीज़ में जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो एक हम टर्म यूज़ करते हैं फैटी लिवर, यानी जिगर के अंदर चर्बी का जमा होना। तो अगर किसी को डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ होने से कुछ साल पहले और बल्कि काफ़ी अरसा पहले उनके जिगर के अंदर चर्बी जमा होती है, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्पेयर्ड हो रहा होता है, उसकी वजह से फ़ैट डिपॉजिट हो रही होती है। जब जितनी फ़ैट डिपॉजिट होती है उतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है उसकी डायबिटीज़ की कॉजेशन में। सिमिलरली जो पेशेंट अल्कोहल लेते हैं उनके अंदर भी फैटी लिवर डेवलप होता है, तो ऑलमोस्ट वही सेम मैकेनिज़्म होते हैं जिसके अंदर डेवलप हो रहा होता है। और दूसरी जो बात है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके जब फैटी लिवर होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो अल्कोहलिक पेशेंट हैं उनको डायबिटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि एक तो अल्कोहल के अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो ली जाती हैं, लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं अल्कोहल का जो इमीडिएट इफेक्ट ये होता है कि वो कहते हैं जी हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इनिशियली आप पहला बिंज लिया, 2-3 बिंज लिए, तो उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो बहुत सारे जो पुराने अल्कोहलिक्स हैं वो डॉक्टर साहब भी जानते होंगे, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा इंटेक रखते हैं, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया वो वर्स हो सकता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन इसका जो इफ़ेक्ट है वो हाइपरग्लाइसीमिया का इफ़ेक्ट आएगा। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, अल्कोहल जो है वो पैंक्रेटाइटिस कर सकती है, यानी पेंक्रियाज जो हमारा लबलबा है, जो इंसुलिन बनाने वाला एक फंक्शनल ऑर्गन है, उसको भी अफेक्ट करती है। तो उसके साथ अगर वो अफेक्ट होता है तो उसमें भी डायबिटीज़ होने का ख़तरा आपको ज़्यादा हो जाता है।
जिस तरह हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ है वो आपको न्यूरोपैथिक करती है, आपकी नर्व्स को अफेक्ट करती है, पाँव की नर्व्स अफेक्ट करती है, जिस्म की सारी नर्व्स अफेक्ट करती है। अल्कोहलिक न्यूरोपैथी भी एक एस्टैब्लिश एंटिटी है, तो वो भी अल्कोहल भी उसी सिमिलर तरीके से अफेक्ट करती है। और बाज़ औक़ात में प्रैक्टिस में हम देखते हैं डायबिटीज़ की प्रैक्टिस में कि जिन लोगों का शुगर लेवल काफ़ी हाई होता है, मुसलसल 300-400 की रेंज के अंदर होता है, और हम अपना इलाज शुरू करते हैं, इनको गोलियां उनको देते हैं और उनको इंसुलिन देते हैं, तो उनका शुगर लेवल नीचे की तरफ आता है। तो वो कुछ इनिशियल फेज़ के लिए उनको वैसे सिम्टम्स फील करते हैं कि जैसे उनकी शुगर लो हो रही है, लेकिन जब उनका शुगर टेस्ट किया जाता है तो वो लो की रेंज में नहीं आता, तकरीबन 150 और 200 की रेंज में होता है, लेकिन उनका बॉडी उस तरह रीड कर रहा होता है कि ये उनकी शुगर हाइपोग्लाइसीमिया के इफ़ेक्ट्स दिखा रहा होता है। तो ये बिल्कुल सिमिलरली ये उसी तरह है कि अगर आप कोई बंदा अल्कोहल या कोई दूसरा एडिक्टिव सब्सटेंस ले रहा है तो उसको विड्रॉल सिम्टम आते हैं। तो इसको मैं अपनी ज़ुबान में कहता हूँ ये ग्लूकोज विड्रॉल हो रहा होता है। जब आप उसका जो शुगर लेवल नीचे आ रहा होता है तो जो जिस तरह विड्रॉल सिम्टम आते हैं, बुरी जो सिम्टम्स फील करता है जो कोई नशा छोड़ने के साथ, उसी से मिलती जुलती सिम्टम्स इसके साथ भी एसोसिएटेड होती है। तो उसमें बहुत सारे मरीज़ इसमें अपना इलाज छोड़ जाते हैं, जी मेरी तो 200 पे भी शुगर लो होती है, मैं तो बहुत मुझे डिस्कम्फर्ट होता है, तो मैं ये इलाज नहीं जारी रख सकता। तो इस तरह जो डायबिटीज़ को, अल्कोहल को हम अब सेपरेट नहीं कर सकते। जब अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, इस तरफ भी हम बात भी करते हैं, तो वही जो प्रिंसिपल्स हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जो हम डायबिटीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अल्कोहलिज्म के पे भी उसी तरह लागू होते हैं और उन्हीं खतूत पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ ने बड़ा ही खूबसूरत कंपैरिजन किया है, जो फिज़िकल पहलू थे वो भी बताए और साइकोलॉजिकल पहलू भी बताए। कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि दोनों जेनेटिक बेस्ड डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ भी और अल्कोहलिज्म भी, और दोनों में जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है डायबिटीज़ या आउट ऑफ कंट्रोल अल्कोहलिज्म, तो दोनों में कीटोन्स बनते हैं जो मुंह से फिर एक ख़ास स्मेल आती है, और डॉक्टर्स के जब इम्तिहान होते हैं तो उनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए कहा जाता है कि कैसे आप फ़र्क पता चलाएंगे अगर आपके पास कोई मरीज़ आया है और उसके मुंह से मीठे गले सड़े फलों की कोई बदबू आ रही है, तो आप कैसे पता चलाएंगे कि इनको डायबिटीज़ है या अल्कोहलिज्म है। तो सर वो जो है अल्कोहल जो बनती है उसमें भी तो फल जो उनको फर्मेंट किया जाता है, असल में ये कार्बोहाइड्रेट से ही बनती है, यानी शुगर के अंदर कुछ तब्दीलियां लाई जाती हैं। एक बैक्टीरिया है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और अज़ल से कुछ 10,000 साल पहले इंसानों ने ये डिस्कवर की थी चीज़, क्योंकि उस ज़माने में इंसान जंगल में घुमा फिरा करता था और कुछ खाने को मिल गया तो ठीक, वरना भूखे रहे। तो कोई भूखा इंसान था, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो कहीं गले सड़े फल कहीं ज़मीन में दबे हुए थे जो उसने निकाल के खाए और उसकी भूख भी मिट गई और उसको कुछ सुरूर आया। तो उसने फिर जानबूझ के ऐसा करना शुरू कर लिया, उसने सीख लिया कि फलों को ऐसे करने से उसके अंदर ये अल्कोहल बनती है और उससे फिर मज़ा आता है। तो इंसानों ने 10,000 साल से इस बदबला को जो है गले से लगा रखा है। दोनों में जो सबसे अहम बात यह है कि दोनों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या तो कमज़ोर पड़ जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे कि टाइप 1 में ब्रेक डाउन होता है और टाइप 2 में वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसी तरह हमारे जिस्म में एक निज़ाम होता है जो शराब से मुतल्लिक़ा है, जो शराब पीने से मुतल्लिक़ा कुदरत ने पहले से ही बना के रखा हुआ है, और जब इस निज़ाम में कोई ख़राबियाँ पैदा होती हैं तो हम उसे अल्कोहलिज्म कहते हैं। वरना दुनिया में बहुत लोग शराब पीते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता, और वो चाहे साल तक हर रोज़ पिएँ और वो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारते हैं, और उसमें मामूली नुकसान होता है कि जो ज़रूरी फ़िक्र है वो भी दूर हो जाती है और इंसान लापरवाह सा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं शराब पीने वालों में से कोई 10-12% कि जिनका जो निज़ाम है जिस्म में शराब से मुतल्लिक़ा वो कमज़ोर पड़ जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर वो जितनी भी शराब पिएँ तो उनकी तसल्ली नहीं होती और उनका बहुत नुकसान होता है, वो होश खो देते हैं, उनकी मत मारी जाती है क्योंकि खून में टॉक्सिन्स सर्कुलेट कर रही होती हैं।
दोनों में ये बात भी है कि जब तक जिस्मानी निज़ाम ठीक रहता है तो कोई ख़ास मसला नहीं होता, डायबिटीज़ में भी और अल्कोहलिज़म में भी। लेकिन दोनों में ये मुमासलत है कि जब निज़ाम में ख़राबी होती है तो फिर बड़े मसाइल आने लगते हैं, फिर ज़िंदगी गुजारने में बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं, और डॉक्टर फिर कहता है कि ऐसे करो या ऐसे ना करो, डूज़ एंड डोंट्स बताता है, और ज़िंदगी में तब्दीलियों के लिए कहता है। और मरीज़ों के लिए हाँ करना तो आसान होता है लेकिन अमल करना मुश्किल होता है। तो आप देखते हैं कि अल्कोहलिज़म में भी इलाज में ये बुनियादी दुश्वारी है कि मरीज़ जो वादा करता है वो पूरा नहीं करता, और डायबिटीज़ में भी ये दुश्वारी होती है कि मरीज़ वादे तो बड़े बेशबहा करता है लेकिन पर अमली तौर पर वो ना खाने पीने में परहेज़ करता है, ना वॉक करता है, ना वो कुछ और अपनी स्ट्रेस को मैनेज करता है। तो बहुत कुछ इसमें मुमासलत है। तो बुनियादी बात यह है कि आदत और इल्लत के फ़र्क को समझने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में हम बहुत से काम आदतों के तहत करते हैं। सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि हम सब लोग जो है वो किसी न किसी तौर पे चीनी या चीनी से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, और अगर चीनी ना भी खा रहे हो तो हमारी खुराक में निशास्तदार खुराक तो होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपको क्या ऐसा लगता है, क्योंकि आप एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं और आप एक कनेक्ट जानते हो, और अभी डॉक्टर इम्तियाज़ भी बता रहे थे और फिर मैं डॉक्टर उरेज़ी की तरफ भी आऊँगा, क्या हमें चीनी की भी लत लग सकती है, इल्लत पड़ सकती है? क्या उसकी कमी अगर वाक़या हो जाए, अगर उसको हमसे दूर कर लिया जाए तो क्या हमारा बदन, हमारा साइकोलॉजी उसकी भी क्रेविंग में मुब्तला हो सकता है? क्या शक है कि चीनी की लत लोगों को लगती है। ये जो ड्रिंक्स लोग लेते रहते हैं, कोला ड्रिंक्स और दीगर चीज़ें और मिठाइयाँ, और जब तक डायबिटीज़ नहीं होती लोग खुला खाते हैं और उनको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, मासूमा इसके कि उनका वज़न बढ़ सकता है। और एक दिन फिर डॉक्टर कहता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है और अब आप चीनी या मिठाइयाँ या कार्बोहाइड्रेट्स का खुला बेबहा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको ये तब्दीली लानी होगी। और चीनी की लत एक्चुअली है, लोग कहते हैं ना मेरा स्वीट टूथ है, या लोग कहते हैं कि मुझे कुछ खाने के बाद मीठा लाजमी चाहिए, या जब लोग कुछ देर हो चुकी होती है खाना खाए हुए तो उनको बाकायदा एक ज़ोरदार क्रेविंग होती है, खो पड़ती है कि कुछ ना कुछ मीठी चीज़ खाएं। लोग सर दर्द शुरू हो जाता है, बेचैनी भी शुरू हो जाती है, बिल्कुल। और लोग खुशी के मौके पे भी कहते हैं कि कुछ खुआओ, और लोग जो है गम के मौके पे भी कुछ खाने पीने के, तो खाने पीने अच्छा इसी तरीके से जो नशे या शराब है इनका इस्तेमाल भी खुशी और गमी दोनों मौक़ों पे किया जाता है। यानी जैसे फूलों का इस्तेमाल भी खुशी और गमी दोनों मौक़ों पे किया जाता है। तो ये काफ़ी, यानी आप ये कह रहे हैं कि दूल्हा को भी फूल सजाए जाते हैं और जब कोई फौत हो जाता है तो उस पर भी फूल डाले जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से पलट के आते हैं तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर उरेज़ी से पराठों के मुतालिक कुछ सवाल करूँ राइट आफ्टर द ब्रेक। बीमारियाँ दोनों बहुत मिलती जुलती हैं, यानी दोनों बीमारियाँ प्राइमरी हैं, जिसका मतलब है कि इसके अंदर मौरूसी वजूहात हो सकती हैं, और दोनों बीमारियां जो हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं कि पहले कोई बीमारी हो, ये अज़ खुद जन्म ले सकती है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है तो पहले कोई एजुकेशन नहीं होती, और दोनों बीमारियां जो हैं क्रॉनिक है, यानी जैसे कहते हैं कि एक दफ़ा डायबिटीज़ है तो फिर हमेशा डायबिटीज़ है। इसी तरह कहते हैं जैसे एक दफ़ा अल्कोहलिज़म है तो फिर हमेशा अल्कोहलिज़म है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इलाज नहीं कर सकते और आप इसके मुज़र असरात से निजात नहीं हासिल कर सकते, लेकिन टेक्निकली ये कहा जाएगा, अगर फ़र्ज़ करें कोई किसी को शराब छोड़े हुए 25 साल भी हो गए हों, 40 साल हो गए हों, तो फिर भी वो अल्कोहलिक ही होगा, क्योंकि अल्कोहलिक होने का मतलब ये नहीं कि आप शराब पीते हैं। अल्कोहलिक होने का मतलब है कि आप शराब नहीं पी सकते। इसी तरह डायबिटीज़ एक दफ़ा जो हो जाती है तो फिर आपका स्टेटस यही रहता है डायबिटिक का, चाहे आपकी शुगर साल के 365 दिन कंट्रोल हो, लेकिन आप पहले जैसे नहीं हो सकते, जो कि नॉन डायबिटिक स्टेटस है आपका, वो बहाल नहीं हो सकता। माइंड बॉडी कनेक्शन दोनों तरफ नज़र आ रहा है। अगरचे बज़ाहिर यूँ लगता है कि डायबिटीज़ सिर्फ़ एक जिस्मानी बीमारी है और अल्कोहलिज़म सिर्फ़ एक नफ्सियाती बीमारी है, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों प्राइमरी
और जिस्मानी बीमारियां हैं, और दोनों में जहन के अंदर एक सेट ऑफ सिम्टम्स पैदा होता है जिसे हम सिंड्रोम कह सकते हैं। मैं ये छोटा सा पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि कभी ज़हनी सुकून के लिए या हाई फील करने के लिए नेचुरल हाई को भी ट्राई करें। कभी मेडिटेशन, कभी योगा, कभी वॉक, कभी प्यार और मोहब्बत के इजहार से, कभी बाहमी एक दूसरे की मदद करके खुशी महसूस करने की कोशिश की जाए, तो शराब या इस जैसी कबाहतों की कभी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और हम ये जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर सईद अली उरैज़ी हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं लंदन से, यूके से। डॉक्टर साहब जो हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, जो डिस्कशन अभी हमारी हो रही थी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि डॉक्टर सदाकत अली जो है एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटीज़ में भी काम अवाइल में कर चुके हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं वो बतौर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, और आपका भी यही शोबा है। मुझे ये बताइए कि आपका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, गो के 9 साल हो गए लंदन इंग्लैंड गए हुए। पराठा जो है जिसमें कि थोड़ा सा घी भी होता है और साथ में जो है कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, और उससे दिन का आगाज़ होता है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लोग समझते हैं, और फिर वो एक नहीं खाते हैं, शुरू कर लेते हैं और फिर खाए चले जाते हैं। ये बताइए कि पराठों की भी एडिक्शन हो सकती है, और क्या पराठे भी जो है डायबिटीज़ को ख़राब कर सकते हैं, शुगर को बढ़ा सकते हैं? अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स, इनके अंदर मैंने कॉमनली देखा है कि 3 ये ईटिंग बिहेवियर्स हैं, जो कि, और इनका ये जो 3 डिफरेंट टाइप के ईटिंग बिहेवियर्स, और जो कि ये गलत हैं, और इनको समझने की और सही करने की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। पहला ईटिंग बिहेवियर मैंने ये देखा है कि इनका जो है कि इनके ये सारा अपने मील्स जो हैं उनका साइज़ नॉर्मल होता है, यानी नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना साइज़ ठीक होता है, लेकिन ये थ्रू आउट द डे स्नैकिंग करते रहते हैं, किसी किस्म की बिस्किट, फ्रूट या कोई भी। और जब हम इनसे पूछते हैं कि आप खाना ज़्यादा तो नहीं खाते, तो कहते हैं नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं ज़्यादा खाने तो ठीक खाते हैं। तो वो स्नैकिंग को खाना नहीं समझते। एक तो ये मैंने पैटर्न बड़ा कॉमनली देखा है। अच्छा, दूसरा मैंने पैटर्न देखा है, जो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप, जब डाइटरी हिस्ट्री मैं इनकी लेता हूँ, तो कहते हैं जी हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, सिर्फ बस मैं रात का खाना खाता हूँ या सिर्फ मैं नाश्ता करता हूँ, तो दिन का सिर्फ मैं एक मील लेता हूँ और पूरा दिन कुछ नहीं खाता। अगेन दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ डिनाइल। अब होता ये है कि वो जब सारा दिन कुछ नहीं खा रहे होते तो वो अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि हम तो बहुत एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, लेकिन जब उनका वो एक मील आता है तो वो इतनी एक्सेस कैलोरीज होती हैं कि वो उनके ब्लड शुगर को बिल्कुल गलत डायरेक्शन में ले जाता है, और फिर वो थ्रू आउट द डे हाई रहता है, और फिर स्लोली वापस आता है, और जैसे ही 24 घंटे में वो वापस आता है, वो दोबारा से वो अपना एक हैवी मील ले लेते हैं। एक इसको रिएक्टिव ईटिंग भी कहते हैं। अच्छा, एक तीसरा बिहेवियर पैटर्न मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसे लोग जिनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस होती रहती हैं, उनके तर्ज़ ज़िंदगी में, उन्हें ये नहीं पता होता कि कल वो किस टाइम पे खाना खाएंगे, उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, किस किस्म का खाना खाएंगे, तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ होता है या मुख्तलिफ होता है, वेरी करता है। एग्जैक्टली। तो वो जो है वो इतना मुख्तलिफ होता है कि उनकी जो ब्लड शुगर्स हैं वो हाई रहते हैं। इधर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि कंफर्ट ईटिंग के बारे में। ईटिंग 2 किस्म की होती है। एक होती है ईटिंग ड्यू टू हंगर, कि जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं। एक होती है कंफर्ट ईटिंग, कि आप खाना खाते हैं अपने आप को हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर कंफर्ट ईटिंग का बहुत पैटर्न है। इसके अंदर हो सकता है कि आप डिप्रेस हों, या आपका मूड लो हो, और या आपको तो आप अपने आप को खुश करने के लिए ज़्यादा ये ले रहे हैं। अब जिस तरह डॉक्टर सदाकत ने एक्सप्लेन किया कि ये जो उनका ईटिंग बिहेवियर है, ये इन तीनों में से हो सकता है या किसी और किस्म का भी हो सकता है, और ये ईटिंग बिहेवियर कई साल से चल रहा होता है, लेकिन बॉडी में इतना कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है कि वो उसको कंपनसेट कर रही होती है, और पेनक्रियास उसके मुताबिक इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है और ब्लड शुगर को नॉर्मल
करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि पेनक्रियास गिव अप कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है कि भाई बहुत साल से आप ये कर रहे हैं लेकिन आपका ये ईटिंग बिहेवियर सही नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं इंसुलिन प्रोड्यूस करूंगा लेकिन इतनी नहीं जितनी आप मुझसे कई सालों से प्रोड्यूस करवा रहे हैं। और फिर वो ब्लड शुगर ऊपर जानी शुरू हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि डायबिटीज़ हो गई। डॉक्टर सदाकत, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमेशा इस चीज़ को कहते रहे हैं तरवीज देने के लिए कि टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए, ना सिर्फ ब्लड शुगर फास्टिंग में, रैंडम में, बल्कि HbA1c भी टाइट कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे में जब किसी को हाइपो हो जाए, किसी की ब्लड शुगर लो हो जाए, तो उसको तो डर लग जाएगा। देखिए, डायबिटीज़ के इलाज का जो बुनियादी पहलू है वो हाइपरग्लाइसीमिया को ठीक करना है, यानी जो ब्लड शुगर बढ़ी हुई है उसको नॉर्मल करना है। ये जो हाइपोग्लाइसीमिया है, जब ब्लड शुगर नॉर्मल से भी नीचे चली जाती है, ये ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशन है, ये ट्रीटमेंट का मसला है, ये बीमारी का मसला नहीं है। बीमारी का मसला ब्लड शुगर को ऊपर खींचने की तरफ है। अच्छा, जब हम बड़ी तेज़ी से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हाई स्पीड से, और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाए, तो यहाँ फिर ये एक्सीडेंट होता है, इसे मैं एक्सीडेंट कहता हूँ, कि हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उसका एक सिम्टम ये भी होता है कि बड़ी शिद्दत से भूख लगती है और बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, खो पड़ती है। अच्छा, अब इसका इलाज भी डॉक्टर बताते हैं कि जी कोई मीठी चीज़ खा लीजिए। तो वो क्या कहते हैं कि मरीज़ तो पहले ही ज़हनी तौर पर बड़ा खुश होता है कि कुछ मीठा खाने को मिल जाए, तो जब उसे हाइपोग्लाइसीमिया के दौरान कोई मीठा खाने का मौका मिलता है, ऑफिशियल मौका, डॉक्टर की इजाज़त के साथ, तो वो एक वहाँ पहलू तयशुदा हो जाता है, रिवॉर्ड सा हो जाता है, रीइंफोर्समेंट हो जाती है कि वो फिर अपने लाशौरी तौर पर हाइपो करता है। वो ऐसी हरकतें करता है कि जिससे हाइपो हो, जब मरीज़ को हाइपो होता है उसको बहुत अटेंशन मिलती है, बहुत भाग दौड़ होती है, लोग उसको मीठी चीज़ें पेश करते हैं, और उस वक्त मरीज़ को बहुत ज़्यादा शऊर में भी नहीं होता, वो एक लाशौरी कैफियत में होता है। बाज़ औक़ात उसको मेमोरी के प्रॉब्लम्स होते हैं, पहचाना नहीं जाता उससे कुछ। तो उसमें जो फ़िज़िकल ख़तरात हैं वो अलग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं हैं, कोई लाइफ का ख़तरा कोई ऐसा बहुत कॉमनली नहीं होता, लेकिन ये एक बिगाड़ की शक्ल या इल्लत की शक्ल इख्तियार कर जाती है चीज़, कि पेशेंट को ये लत लग जाती है कि वो हाइपो कराए अनकॉन्शियसली, और फिर पहले से उसने बंदोबस्त करके रखा होता है कि जब हाइपो होगा तो मैं ये करूँगा। और जब हाइपो को आप कंट्रोल करते हैं तो उसका हतमी नतीजा चंद मिनटों के बाद ये निकलता है कि शुगर 300 से ऊपर चली गई, और जितनी देर में फिर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ब्लड शुगर चेक करता है तो वो 300, 350 होती है। तो एक रोलर कोस्टर वाली बात हो जाती है, उतार चढ़ाव। तो उसमें सही तरीका जो मेरी नज़र में है वो ये है कि पहले ब्लड शुगर को जो नीचे लाने का अमल है वो आहिस्ता आहिस्ता किया जाए, क्योंकि वो जो एक छोटी विंडो है जिसके रेंज के अंदर आपने ब्लड शुगर को रखना है, जो कि आपके पास कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, कहने को वो 40-45 मिलीग्राम का मार्जिन है, लेकिन मिलीग्राम पैमाना ही इतना छोटा है कि तेज़ी से ब्लड शुगर बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मरीज़ को नॉलेज हो डायबिटीज़ का, उसको पता हो, अंदाजे से भी पता हो कि शुगर कब मेरी नीचे जाती है और कैसे, कितनी देर में कितनी नीचे जाती है, क्योंकि ये रोज़मर्रा काम है। उसमें मरीज़ को हम बाज़ औक़ात ये भी बताते हैं कि जब भी आप ब्लड शुगर चेक करें तो आप अपना अंदाज़ा ज़रूर पहले पेपर पे लिख लिया करें कि मेरा अंदाज़ा है कि इस वक्त शुगर 110 होगी। फिर अगर वो 115-120 निकलती है तो आपका अंदाज़ा ठीक है, लेकिन अगर वो 250 निकलती है तो इसका मतलब है कि आप बड़ी खुशफहमी में मुब्तला थे और आपकी डायबिटीज़ एजुकेशन जो है वो बहुत नामुकम्मल है। अगर आप ब्लड शुगर चेक करते हैं तो जो आपका अंदाज़ा होता है वो इस बुनियाद पर होता है कि आपकी डायबिटीज़ एजुकेशन इतनी है कि आपको पता होता है मैंने क्या खाया, कितना खाया,
मैंने इंसुलिन कब ली थी या दवा कब ली थी और मैं पैदल कितना चला था और आज मेरे स्ट्रेस के हालात क्या हैं, तो वो एक अल्टीमेट उसका अंदाज़ा सही निकलना शुरू हो जाता है अगर वो प्रैक्टिस करे। इसके अलावा जो रेगुलर मील्स हैं, जैसे आप आम ज़िंदगी में खाते हैं डायबिटीज़ के बगैर, उस तरह डायबिटीज़ में आप नहीं खा सकते। वैसे तो आम ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन होना चाहिए खाने पीने के मामलात में, लेकिन वो चलता है क्योंकि कुदरत ने हमें ये लग्जरी दी होती है, जो डायबिटीज़ के आने के बाद वो लग्जरी ख़त्म हो जाती है। तो कुदरत का जो कारखाना है वो तो बहुत आला है, जो जिस्म के अंदर निज़ाम है, यही निज़ाम जब हमारे हाथ आता है कि ब्लड शुगर को ख़ुद कंट्रोल करना है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। पर सीखने से ये काम हो सकता है, जैसे कि हमें डायबिटीज़ एजुकेशन की मदद से और अवेयरनेस की मदद से, यानी जिसे हम हाइपो आगाही कहते हैं, उसकी मदद से हमें पता हो कि ब्लड शुगर इस वक्त नीचे जा रही है कि इस वक्त ऊपर जा रही है। ये एक बुनियादी इंफॉर्मेशन है कि एट एनी गिवन टाइम मरीज़ को ये पता हो कि ये नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है। और फिर जब वो खाने की टेबल की तरफ बढ़ रहा हो तो एक रॉक बॉटम की टर्म मैं इस्तेमाल करता हूँ कि उसे पता हो कि ये कम से कम ब्लड शुगर इस वक्त मेरी है जो 70, 75 या 80 अगर हो तो खाने की टेबल पे आप बैठे हैं तो आपको पता है कि आप एक अच्छा आगाज़ अपने खाने पीने का कर रहे हैं। अच्छा, अब जो आदतें हैं बुनियादी तौर पर हम उन चीज़ों को कहते हैं कि जो हम रूटीनली करते हैं, बहुत तवज्जो भी नहीं देनी पड़ती और उसका फ़ायदा भी होता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम तो जो इधर उधर भी कर लेते हैं, सेल फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं और गाड़ी फिर भी ठीक चलती रहती है। लेकिन जब हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है या हमारे रिफ्लेक्सेस कमज़ोर पड़ जाते हैं एडवांसिंग एज के साथ, तो फिर आप अगर सेल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे या इधर उधर नज़र करेंगे तो एक्सीडेंट होगा और बाज़ औक़ात लोग फिर गाड़ी चलाने की बजाय ड्राइवर को दे देते हैं। तो जब तक वो कहते हैं ना कि वो मेक है वाइल द सन शाइन, तो लोग ये करते हैं कि जब तक डायबिटीज़ नहीं होती तो जो मर्ज़ी खाते रहते हैं, फिर डायबिटीज़ होती है तब भी जो मर्ज़ी खाते रहते हैं। तो असल चीज़ ये है कि मुझे जब पता चला कि मेरे बड़े भाई को डायबिटीज़ हो गई है और मेरी फैमिली में डायबिटीज़ बहुत है, तो 1983 की बात है, तो मैंने उसी वक्त तसव्वुर कर लिया कि डायबिटीज़ मेरी तरफ आ रही है और मुझे अपनी जीन्स के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल भी डायबिटीज़ नहीं हुई, मेरा HbA1c बिल्कुल ठीक है और ये जीन्स को बीट करना को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं और अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं और खाने पीने को एक स्ट्रक्चर में रखते हैं तो आप अपनी जीन्स को बीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जीन्स की बात कर रहे हो, इधर हमारे पास जो लाइव प्रोग्राम में इरम बशीर हैं, उन्होंने सवाल किया क्या टाइप 1 ख़त्म हो सकती है। डॉक्टर उरैसी, ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या ये कोई बीमारी जो है बाहर से लग जाती है, टाइप 1 डायबिटीज़, और इसका टाइप 2 डायबिटीज़ से क्या फ़र्क है और क्या ये ख़त्म हो सकती है और इसकी शरह क्या है टाइप 2 की और टाइप 1 की? जी, ऐसे है कि ये शरह जो है ये डिफरेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ में। जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 90% है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो तकरीबन 1 to 5% अप टू 10% भी है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसके अंदर आपकी बॉडी ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाती है जो आपके पेनक्रियास के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये अमल जो है ये शुरू में जब ये स्टार्ट होता है तो हो सकता है कि जब आप डायग्नोज हों तो उस वक़्त कुछ बीटा सेल्स अभी भी फंक्शनिंग हों और आपकी इंसुलिन की ज़रूरत बहुत थोड़ी हो, और ये जो अमल है जिससे आपके पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं ये जो डिस्ट्रॉय होते हैं, ये चंद हफ्तों से चंद महीनों तक होता है। लेकिन एवेंचुअली आपके पेनक्रियास के तमाम बीटा सेल्स जो हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस अमल को रोका नहीं जा सकता और टाइप 1 जो है उसका मतलब है कि आपको इंसुलिन सारी ज़िंदगी लेनी पड़ेगी। ये हो सकता है कि जब आपकी टाइप 1 डायग्नोज हुई है उस वक़्त आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा होती जाएगी और फिर एक स्टेज पे आके प्लेट्यू कर जाएगी और फिर आप लेकिन आप इंसुलिन आपको लाजमी लेनी पड़ेगी थ्रू आउट द लाइफ फॉर टाइप 1 डायबिटीज। थैंक यू सर। लेकिन ऐसी जो रिसर्च मेरे ख्याल से जो टाइप 1 के बारे में कि जो इनिशियल फेज में एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस वेरी इनिशियल स्टेजेस पे जो इम्यून रिएक्शन चल रहा है, सम इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन दे आर बीइंग एडवाइज्ड,
वो सजेस्ट किया जाता है, दे आर ऑल ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, वो हैं जी। वो इसमें ट्रायल्स हैं उस इसमें पे, ऐसे है कि कार्डिफ में भी एक स्टडी हो रही है, उसके अंदर वो एक ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंजेक्ट करते हैं कि जो सेल्स एंटीबॉडीज बीटा सेल्स के ऊपर अटैक कर रही हैं, वो उसके बजाय आप जो चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये स्टडीज़ भी सिर्फ इंसुलिन रिक्वायरमेंट को कम करती है फॉर फ्यू मंथ्स, इसको रोक नहीं सकते हम। डॉक्टर इम्तियाज़ ये बताएं कि इंसुलिन की भी एडिक्शन हो सकती है? इंसुलिन की एडिक्शन तो नहीं है, इंसुलिन की तो रिक्वायरमेंट है ना। देखें, अगर हमने ग्लूकोज को, मेटाबॉलिज्म को अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इंसुलिन जो दुनिया की वाहिद दवा है, मैं दवा तो नहीं कहता, इसे हार्मोन है जो किसी भी A1C लेवल को नीचे ला सकता है। मतलब अगर आप मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा लेस दैन 1% के करीब आपकी A1C को नीचे ला सकता है। सल्फोनाइल यूरिया अराउंड 2%, और जो DPP4 इनहिबिटर्स हैं या TZDs हैं वो भी लेस दैन 1% हैं। जो रिसेंट GLP-1 एगोनिस्ट हैं वो भी अराउंड 1% से नीचे। लेकिन इंसुलिन के अंदर ट्रमेंडस पावर है, रोबस्ट पावर है, जो किसी भी A1C लेवल को नीचे ला सकती है। एडिक्शन नहीं है, इसको रिक्वायरमेंट है। मैं आपको तो एडिक्शन है। ये इंसुलिन बाज़ औक़ात बॉडी बिल्डर्स लगाते हैं, एनाबॉलिक हार्मोन है ना ये। तो वो अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए, जो कि बड़ा अनफेयर मीन है, बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में और भी बहुत सी कबाख्तें हैं जिन पे फिर किसी वक्त बात करेंगे, कि अपने सेल्फ इमेज को चेंज करने के लिए लोग अंधाधुंध काम कर रहे होते हैं और उसके लिए बहुत सारी ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो ममनुआ है। उन्हीं में से एक इंसुलिन भी है जो लोग डॉक्टर साहब फिर इंसुलिन बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंतहाई ख़तरनाक है, इससे बड़े हादसे हुए। तो इंसुलिन सर ज़्यादा लगाने से तो डेथ भी हो सकती है? नहीं, पर वो ये करते हैं ना कि इंसुलिन लगाई, उससे ब्लड शुगर नीचे गई, फिर कुछ खाया, फिर और वर्जिश की, तो वो अपनी जो वर्जिश करने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए ये गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब इंसान क्रेज़ी हो जाता है अपने किसी ख्वाहिश के तहत, तो वो फिर उसमें सही या गलत नहीं देखता, वो अंधाधुंध उस काम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग अपने मसल्स बिल्ड करते करते अपने आप को बहुत नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। अगर इंसुलिन ऐसे पेशेंट्स में भी देखा गया है जो कि 100 यूनिट्स लगा रहे होते हैं और उन पर काम नहीं कर रहे, फिर ये जो डॉक्टर सदाकत ने बात बताई और जो ये सिलसिला है, इसमें किस तरह देखिए, से बहुत सारे जो लोग अननेसेसरी इंसुलिन ले रहे होते हैं, उसको देखिए वो इंसुलिन ले रहे होते हैं, और वो डॉक्टर मेरे पास अक्सर जब लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब ये इंसुलिन काम नहीं कर रही, मैं कहा आप कोई काम नहीं कर रहे, इंसुलिन काम कर रही है, आप काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये जवाब होता है। और बड़ा इंसुलिन का गलत इस्तेमाल भी करते हैं कि आज हमने दावत पे जाना है तो 6 यूनिट ज़्यादा। इंसुलिन बदपरहेज़ी का इलाज नहीं है और नुकसान करेगी। इंसुलिन की एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट डोज को डिस्कवर करना डॉक्टर का और मरीज़ का मुश्तरका मिशन है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की ना, देखिए ईटिंग पैटर्न, अब देखिए जब बहुत सारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब किसी बंदे को ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का शुरू करते हैं तो उसकी हिस्ट्री ली जाए, उसकी डाइटरी हिस्ट्री ली जाए, उसका लाइफस्टाइल की हिस्ट्री ली जाए, ताकि उसका वो खाने पीने के और जागने सोने के क्या औकात हैं, क्या खाता है क्या पीता है। जैसे उन्होंने 3 पैटर्न बड़ी खूबसूरती से बताएं कि ये 3 पैटर्न, ये कॉमनली यही देखा गया कि यही पैटर्न होते हैं। और जो सबसे एक जो पैटर्न जो यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़ा कॉमन है, लोग कहते हैं मैं नाश्ता कोई नहीं करता, चाह का कप से रस लेते तो सारा दिन, फिर मैं रात में जाकर रोटी खाना, दिस इज व्हाट दे वेट फॉर द डिनर। तो वो फिर वो डिनर में इतनी वो ईटिंग, इससे मॉरल लाइसेंसिंग मिल जाती है ना कि देखो सारा दिन तो मैंने कुछ नहीं खाया और शाम को 5000 कैलोरीज वो खाते हैं। और उस वो रात का खाना, मैं इसको कहता हूँ कि हम लोग जो हैं वो हम असेंडिंग ऑर्डर में खाना खाते हैं। नाश्ता किया, दरमियान लंच किया, रात को डट के खाया। मैं कहता डिसेंडिंग में खाओ। हाँ। आप डिसेंडिंग हैव ए गुड ब्रेकफास्ट, मॉडरेट किस्म का लंच लें, और जो डिनर है वो आपका सबसे हल्का तरीन जो खाना है वो डिनर होना चाहिए। क्योंकि अब तो आपने आराम करना है ना बिस्तर पे, अब आपने कोई मुशक्क़त नहीं करनी, तो रात का खाना तो सबसे हल्का होना चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, रातों को देर तक जागने का, 3 बजे तक जागने का, तो उसमें लामुहल्ला जो ईटिंग टाइम है शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 2, ढाई, 3 बजे तक चलता रहता है। और ये बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में लोग ओवरवेट हो रहे हैं और इसके अलावा डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। मेरे देखते देखते पिछले 40 साल में 2% से
डायबिटीज़ बढ़ते बढ़ते आप बताइए कितने अभी देखें percent कुछ अर्सा पहले जो सर्वे हुआ था जो कराची में हुआ था उसमें 11% का था। अब जो बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ ने जो किया है कराची के अंदर जो सर्वे है, उन्होंने भी जो उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, वो 26% का फिगर है। 26% से बिग फिगर। और एक और स्टडी जो पेशावर बेस्ड कंसल्टेंट ने की है, लेकिन वो भी पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत मोहतात करके भी 19% के करीब उन्होंने अच्छा, इसमें कोई भी अदाद शुमार अगर दुरुस्त हैं या उसमें कुछ गलती भी हो सकती है, लेकिन हम दाएं बाएं आम बहुत सुनने लगे हैं कि फ़लाँ को डायबिटीज़ हो गई, फ़लाँ को डायबिटीज़ हो गई। और ये हमारी जो ज़िंदगी का स्टाइल है इसके साथ कोई इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। कुछ आप बताएंगे कि एक आम शख्स जिसकी फैमिली में लोगों को डायबिटीज़ है या जो डायबिटीज़ से बचना चाहता है, वो छोटे छोटे 2 3 4 आप टिप्स दे सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने खुद एक बात की कि आपकी फैमिली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की थी, पेरेंट्स की तरफ से, भाइयों के सिबलिंग्स हैं वो उनको डायबिटीज़ थी। जी, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही इस चीज़ का अभी कोई अवेयरनेस नहीं है कि जो लोग मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनके साथ उनके कभी बेटा बेटी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, तो बेटा बेटी वो बड़े सेटिस्फाइड बैठे होते हैं, अम्मी ने शुगर मैंने तो नहीं की ना। तो मैं वो उनको मेरी अब थोड़ा सा मैंने इसको एक ड्यूटी समझ के करता, मॉरल ड्यूटी है कि उनको थोड़ी सी अवेयरनेस देता हूँ कि आप वो लोग हैं जो पोटेंशियल डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा आप ऐसे समझे कि आपको हो गई। हर वो काम जो लाइफस्टाइल और जो चीज़ें जो आदतें डायबिटिक पेशेंट को अपनानी चाहिए, अगर आप अभी अपना लें तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। क्योंकि जो डायबिटीज़ प्रिवेंशन ट्रायल हुए दुनिया के अंदर, उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेटफॉर्मिन के साथ कुछ जो लोगों को दी, तो उसमें 57% नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपने उस इंसिडेंस को रोका है। तो डायबिटीज़ प्रिवेंशन एक पूरी तरह एक डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमने जी डेंगू फीवर को जी प्रिवेंट किया, जहाँ फैल गया था, तो उसके लिए सारी दुनिया जहाँ के हमारे मीडिया एक्टिव हो गया, लोगों को शोर मच गया। तो ये जो इतना बड़ा किलर डायबिटीज़ है, इसके बारे में कोई नॉइज़ लेवल किसी लेवल पे नज़र नहीं आता, हालांकि ये भी उसी तरह प्रिवेंटेबल है जैसे दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रिवेंटेबल है। नहीं, मैं तो ख़ुद इस तजर्बे में से गुज़रा हूँ, अगरचे मुझे पहले यकीन नहीं था कि इसमें इतनी कामयाबी मिलेगी। मैं समझता था कि कुछ डायबिटीज़ डिले हो जाएगी, या मुझे लगता था कि मुझे डायबिटीज़ हल्की किस्म की होगी, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि डायबिटीज़ होगी ही नहीं और बिल्कुल आसानी पैदा हो जाएगी। किया मैंने ये कि मैंने डायबिटिक लाइफस्टाइल 1983 के बाद अपना लिया जी। और अगर खुदा न खास्ता मुझे डायबिटीज़ होती तो लाइफस्टाइल तो मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन बोनस ये है कि डायबिटीज़ ही नहीं हुई। अगरचे मैं ज़िंदगी में पहले भी डिसिप्लिन था और उसके बाद मैंने और ज़्यादा डिसिप्लिन को अपना लिया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी आदतें हैं उन पे नज़र रखने की ज़रूरत होती है कि हमारी कौन सी आदतें हैं जो नहायत खामोशी के साथ इल्लतों में बदल रही हैं, क्योंकि आदतों और इल्लतों में कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकली फ़र्क नहीं होता। जिन चीज़ों में से फ़ायदा निकल जाए और नुकसान शामिल हो जाए, आप समझें वो आदतें इल्लतों में बदल गई हैं। और ऐसा हम बाज़ औक़ात बड़ी मासूमियत में ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो बाद अज़ान नहायत खामोशी से इल्लतों में बदल जाती हैं, और फिर हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं उन आदतों को बदलने के लिए। आदतों का एक स्ट्रक्चर होता है हमारे ज़हन में, एक ढांचा होता है कि हम कोई काम करते हैं, हम कोई ट्रिगर है, कोई किसी वक्त पे करते हैं, किसी बंदे के साथ करते हैं, किसी जगह के साथ करते हैं, किसी एक्टिविटी के बाद कोई काम करते हैं, फिर उसका हमें कोई मज़ा मिलता है, तो समझें कि आदतें पुख्ता होने की राह हमवार हो गई। तो हम चाहें तो हम खुद भी आदतें डाल सकते हैं, लाशौरी तौर पर हमें आदतें पड़ती रहती हैं, आदतें हमारी बदलती भी रहती हैं लाशौरी तौर पर, लेकिन शौरी तौर पर ये काम करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप कोई काम किसी ख़ास वक्त पे करना शुरू कर दें, किसी ख़ास बंदे को साथ शामिल कर लें, किसी ख़ास जगह पे करना शुरू कर दें, किसी ख़ास एक्टिविटी के बाद उसे अगली एक्टिविटी बना लें, कनेक्शन उसका। फिर जब वो आप काम करें तो उसके बाद मज़ा आना चाहिए। अगर मज़ा नहीं आता तो मज़ा आप आर्टिफिशियली इंड्यूस कर लें। जैसे अगर आपका बच्चा पढ़ने बैठा है तो उसे पढ़ने में तो मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जो ही वो पढ़ने के लिए बैठा है और पढ़ाई से फरागत पाने वाला है तो आप उसे कुछ मिठाई दे देंगे या उसे कोई चॉकलेट दे देंगे
या उसको कोई हलवा या कोई चीज़ दे देंगे तो उसे जो मज़ा आएगा उसका दिमाग समझेगा कि ये मज़ा पढ़ने से आया है, तो दिमाग भोला भाला है, तो वो कोइंसिडेंस को बहुत मानता है कि एट द सेम टाइम और क्या चीज़ हो रही है। जब आप ये काम कर रहे थे तो एट द सेम टाइम क्या हो रहा था, वो उन दोनों को कनेक्ट कर लेता है। बहुत मेहरबानी तो सर। ये चीज़ें हैं जो हम आदतों और इल्लतों पे अगर गहरी नज़र रखें तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त चाहें, मेरा ख्याल है एक सवाल किसी स्पोर्ट्समैन का था, आबिद मकबूल ख़ान। डॉक्टर ओरेज़ी, मैं आपको चाहूँगा कि आप तवज्जो दीजिएगा इस पर। क्या स्पोर्ट्समैन रेगुलर वॉक, खुराक नॉर्मल करके, मीठा नॉर्मल करके, फुल एक्सरसाइज करने से शुगर कंट्रोल रखते हैं, वो टाइप 2 में इंसुलिन ना लें तो कोई फ़र्क ना पड़े, तो शुगर पेशेंट लॉन्ग पीरियड के लिए चल सकता है? डॉक्टर साहब, इसका जो सवाल है वो ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, मवाफिक मॉडिफिकेशन करके टाइप 2 डायबिटिक इंसुलिन के बगैर, क्या शुगर के बगैर ज़िंदगी गुजार सकता है? ये पूछना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसी की तरफ आ रहा था कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ की बात की, एक और नया कॉन्सेप्ट आया है रिसेंटली, उसको कहते हैं रिमिशन ऑफ डायबिटीज़। तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की जो कंसेंसस स्टेटमेंट है जो अभी इसी साल आई है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ लेस देन 6 years ओल्ड है तो 10 to 15 kg वेट लॉस से वो रिमिशन में चली जाएगी। रिमिशन का मतलब है कि आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे विदाउट एनी मेडिकेशन, यानी कुछ अरसे के लिए वो ठीक हो गई है। डॉक्टर साहब, आप नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। और ये रिसेंटली 2018 की जो ये ADA और ESD गाइडलाइन है, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया कि नई डायबिटीज़ है, वो इसको कहते हैं कि वेट रिडक्शन पे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे अगर शुरू से कर लें तो आप इसको रिमिशन के अंदर भेज और सकते हैं। उसके बाद वंस आपकी ये डायबिटीज़ रिमिशन में चली गई तो फिर आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, आप सिर्फ अपनी अप्रोप्रिएट डाइट से और अपनी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर सदाकत, टाइप 2 जो है एक्चुअली तो ये डिसऑर्डर है, और जो चीज़ भी डिसऑर्डर में होती है उसे इन ऑर्डर किया जा सकता है, उसे ऑर्डर में लाया जा सकता है। देखिए, उनकी डॉक्टर साहब की जैसे बात है कि ये 6 साल से जो होनी चाहिए उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जब भी आपके अंदर कुछ ना कुछ जो बीटा सेल रिजर्व भी है, आप लाइफस्टाइल के अंदर जो इंटरनल इंसुलिन है वो भी आपके अंदर काफ़ी होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से जो कि इंसुलिन नहीं लेनी चाहिए, इसमें एक पॉइंट ऐड करें, ये सारा चीज़ें सुपरविजन में होना चाहिए। यानी आप किसी के अंडर सुपरविजन के अंदर हो, किसी कंसल्टेंट के, जो आपको ये गाइड करे कि कब आपको दवाई लेनी है और कब आपने ये छोड़ देनी है। देखिए, चंद चीज़ें हैं जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के लिए भी लाजिम हैं कि आपकी बुनियादी मोटिवेशन अप रहे, आप अपनी मोटिवेशन पे काम करते रहें, फिर कुछ स्किल्स हैं जिन पे आप काम करते रहें कि कोई काम करते कैसे हैं वो सीख लें, फिर आपका सोशल कैपिटल या ऐसे लोगों से मेल जोल हो, उठना बैठना हो जो कि उस चीज़ को कामयाबी से हासिल कर चुके हों जो आप करने जा रहे हैं। जैसे वो डायबिटिक जिनको हम मॉडल डायबिटिक कहते हैं, जिनकी HbA1c 5.5 से नीचे होती है, और फिर एक गुरु जो कि डॉक्टर है आपका, जो आपका मेंटोर है, उसकी बात को दिलो जान से मानना और ऊपर से हाँ और अंदर से ना करना। और पांचवी चीज़ इसमें है कि हिसाब किताब रखना, अपनी मैथमेटिक्स जो है यानी लैब रिपोर्ट्स को अपने हक में रखना। अगर आप तमाम लैब रिपोर्ट्स को कलेक्टिवली अपने हक में रखते हैं तो आप यूँ समझें कि आप सेहतमंदी की जानिब गामज़न हैं। और फिर नॉन लिविंग चीज़ों का इस्तेमाल, जिसमें आप ऐसी एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट में मदद देती हैं, ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं जिनसे डायबिटीज़ का नॉलेज मिलता है, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप कुछ ना कुछ काउंसलिंग ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपको एक मुकम्मल कामयाबी देती हैं कि आप जैसे डायबिटीज़ से पहले थे वैसे नहीं, बल्कि उससे भी बहुत बेहतर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर सैयदुल अली उरैज़ी, आप हमारे साथ तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा भी जब भी आप यूके से तशरीफ़ लाएँ, हमारे पास डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में आएँ, अपना नॉलेज हमसे शेयर करें, नाजरीन से शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर सैयद अली उरैज़ी, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन हमारे साथ हर हफ्ते होते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया, आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। मुझे यकीन है कि जो कनेक्ट है, इल्लत आदत क्या होती है,
किस तरह से इसको तब्दील किया जा सकता है, किस तरह हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, ये आपने खूब समझा होगा। इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगियों में भी बेहतरी लाएंगे और ज़ियाबीतस के बावजूद भी एक ज़बरदस्त ज़िंदगी आप गुजार सकेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।